स्वागत है आपका अदायु व्लॉग्स में। यहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हमने ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ODD के बारे में पिछले एपिसोड में बात करी थी। इसके सिम्टम्स और इसको कैसे पहचानें, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए क्लिक ऑन द लिंक बिलो। सो विशाल, जैसे हम ज़्यादातर बीमारियों में देखते हैं एक बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है। सो ऑपोजिशनल डिफाइंस में ये बात ज़रूर है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ने एक्सपीरियंस किए, और इसकी बात मैं मीमांसा से करूँगा कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, और जो प्री डिस्पोजिशन है, क्या एक जेनेटिक बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन है, क्या हमारे ब्रेन रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इन बच्चों को प्री डिस्पोज करते हैं टुवर्ड्स ODD। इसका कारण है क्योंकि किसी एक चीज़ से साइकेट्रिक बीमारी या मानसिक रोग नहीं होता है, इसे कॉम्बिनेशन होता है। तो जो बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, फिर जेनेटिक बहुत बड़ा आनुवांशिक जो जीन्स में चला रहा, तो वो फैमिलीज में जिसमें हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर्स है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, सब्सटेंस यूज है, उनमें उन फैमिलीज के बच्चों में 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या फैमिली में कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो, उससे भी वो भी मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये सब के कॉम्बिनेशन से अगर ये है फैमिली में 50% रिस्क बढ़ जाता है इन बच्चों में ODD होने का। क्योंकि ऐसे फैमिली में चांसेस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रहेंगे, जो शायद मीमांसा भी बात करने वाली है। एंड व्हाट अबाउट अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड? हाँ, अभी उस पर स्टडी चल रही है। काफ़ी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इम्प्लिकेटेड हैं, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन है, और ग्लूटामेट और गाबा पे भी बात चल रही है आजकल। तो वी आर लुकिंग इनटू द रिसर्च ऑफ इट। थोड़ा ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बट हम देख रहे हैं कि उनके चेंजेस से क्या फ़र्क पड़ता है। हम ये भी देख रहे हैं कि न्यूरो एनाटॉमिकल चेंजेस बच्चों में होते हैं, कोई डेवलपमेंट से क्या ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं, इस पर भी रिसर्च चल रही है अभी, लेकिन भी कुछ कंक्लूसिव नहीं है इस मामले में। सो मीमांसा, गिवन दैट कुछ बच्चों में प्रीडिस्पोजिशन है, whether it is because of genetics, whether it is because of illness in at home, और जो हम बात कर रहे हैं कि जो रिसर्च अभी आ रही है न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, तो ये जो बच्चे प्रीडिस्पोज्ड हैं, किस तरह के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उनमें ODD प्रेजेंट करने में दे ट्रिगर दैट? हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, निगलेक्ट, जहाँ पर बच्चे को ये लगता है कि उनको अटेंशन नहीं दिया जा रहा, पेरेंट से हो, पेरेंट का भी अगर एक हिस्ट्री है ऑफ मूड डिसऑर्डर या सब्सटेंस यूज़, एक्सपोजर टू वायलेंस इन होम, अगर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, इंस्टेबिलिटी है किसी भी तरह की बिकॉज ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, अगेन फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। पेरेंटिंग में अगर हम देखें, इनकंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन या हार्शनेस हो सकती है, या लैक ऑफ एडल्ट सुपरविजन हो सकता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ये देखते हैं कि बच्चों के अंदर टेंडेंसी टू हैव ODD फीचर्स, डिफायंस, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, एंगर, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं उनके इस बिहेवियर को शेप करने में। सो बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात करी, जेनेटिक्स की बात करी, सिग्निफिकेंस जो जेनेटिक्स की है, फैमिली हिस्ट्री की जो सिग्निफिकेंस है, और एक्सपोजर जिसमें निगलेक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस, आई थिंक इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें पता नहीं होता, पर बच्चे जब देख रहे होते हैं, खास करके अगर घर में तनाव है, घर में किसी भी तरह का आक्रोश है, वायलेंस है, तो वो बच्चों पे किस तरह से असर करता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए, और हमें अपनी जिम्मेदारी भी इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। विशाल, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि माने किसी को ODD है, हमने पहले बात करी थी दैट 30% कोमॉर्बिडिटी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ भी है, और भी कुछ मेंटल एलिमेंट्स हैं जो ODD के साथ ज़्यादा आते हैं। रिसर्च बताती है 30 to 40% ODD को एग्जिस्ट कर सकती है ADHD के साथ, जिससे मैंने बात की थी। जो और डिसऑर्डर्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, यानी कि जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। इट कुड बी एक डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, और उसी तरीके से डिप्रेशन भी हो सकता है छोटे बच्चों में। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन छोटे बच्चों में नहीं हो सकता, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेपरेशन एंग्जाइटी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है बच्चों में, तो इन बच्चों में भी ODD हो सकता है। तो अगर हमारे पास ODD का बच्चा आता है, हम ज़रूर उसको ध्यान से चेक करते हैं कि उसको ADHD है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी चल रहा है, और जैसे मीमांसा ने बात की, कोई हिस्ट्री ऑफ निगलेक्ट, अब्यूज़ होता ही है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। मीमांसा, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजीज विद द चाइल्ड क्या होती है?
सो अगर हम CBT की बात करें, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन बच्चों के रिलेशनशिप पर्टिकुलरली इफेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एंगर रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी. सो सेल्फ एस्टीम जो है इन बच्चों का लो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लेस. सो वी वर्क ऑन कि उनके वो नेगेटिव थॉट्स अबाउट सेल्फ एंड दी अदर, उस पर हम कैसे काम करें ताकि बच्चे के सेल्फ एस्टीम जो है बेटर हो. दूसरी चीज़ इमोशंस के ऊपर. सो अगर हम बात करते हैं एंगर की, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स जो एक कंपोनेंट है DBT का भी, वो स्किल्स क्या होते हैं, कैसे बच्चा अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में हम काम करते हैं. साथ ही साथ फैमिली फोकस थेरेपी, बिकॉज इट्स एन इंटरैक्शनल स्टाइल ओवर हियर, जो हम देख रहे हैं कि साइक्लिकल हो रहा है. बच्चे का गुस्सा, पेरेंट का गुस्सा, सो उस मोमेंट को हम कैसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद बेटर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, बेटर पेरेंटल अप्रोच, एंड इवन बच्चा उस सिचुएशन में क्या कर सकता है. सो एक फैमिली फोकस्ड अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच, इस पर भी काम किया जाता है. विशाल, फैमिली की बात करी मैं मानसा ने. सो since opposition is about authority and one of the significant aspects of authority actually is parents, so parent management training in the context of ODD as an illness, उसके बारे में बताइए. हम यहाँ पे पेरेंट्स को सिखाते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर इन द चाइल्ड, कि क्या है, क्या उनके ट्रिगर्स हैं और कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है. क्योंकि बहुत बार दे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है, उससे वो बच्चे और भी गलत बिहेवियर्स करते हैं ताकि टू गेन अटेंशन ऑफ द पेरेंट्स. तो हाउ टू चेंज दैट वो हम इन ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं. सो हमने बात करी पेरेंट्स की, हमने बात करी बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं. सो मतलब एक्सप्रेसिव आर्ट्स एज अ मोडालिटी टू यूज विथ चिल्ड्रन विथ डिफाइंस, रोल ऑफ स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल रेगुलेशन की आपने बात करी कि हाउ टू कैसे हम अपने इमोशंस को उस समय काबू में कर पाएँ. हमने कॉग्निशन की बात करी कि अगर हमें एक थॉट आ रहा है, जो थॉट हम के कारण हम विंडिक्टिव हो रहे हैं, अथॉरिटी के डिफाई कर रहे हैं, तो उस थॉट को चेंज करने में हमने बात करी. एंगर मैनेजमेंट की बात करी और सबसे इम्पोर्टेंट हमने बात करी कि सेल्फ एस्टीम बढ़ाया जाए. जितना सेल्फ एस्टीम बढ़ता है उतना आपकी नीड टू अपोज अपने आप उसमें बदलाव आता है. सो ये बताइए कि हमने तो बच्चों के अगर दो बड़े पिलर्स हैं, एक हमारा घर, एक हमारा स्कूल. सो स्कूल में हम क्या कर सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, इन टर्म्स ऑफ स्कूल की पॉलिसी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और क्या स्किल्स पे काम हो सकता है कि हम नॉट जस्ट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन बट हम प्रिवेंशन की तरफ भी जाएं. सो मुझे लगता है कि स्कूल में ओवरऑल लाइफ स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि बच्चों के अंदर एम्पैथी बिल्डिंग, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग, इवन इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो बच्चे ओवरऑल इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझते हैं. हमें ये देखना चाहिए कि स्कूल में हम सेंसिटिविटी थोड़ी कैसे बढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज़. और हम यहाँ पर एक मेंटल हेल्थ इशू की बात कर रहे हैं. सो जब हम ओवरऑल कल्चर में एक एक्सेप्टेंस, एक अवेयरनेस बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली टीचर के बिहेवियर में भी चेंज आता है, बाकी पीयर्स के बिहेवियर में भी चेंज आता है. और जब हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की यहाँ बात करें तो जितना हम उस चीज़ को पॉजिटिव थोड़ा बढ़ाएंगे, जहाँ टीचर का भी नेगेटिव इंटरेक्शन टूवर्ड्स द चाइल्ड, हार्शनेस टूवर्ड्स द चाइल्ड कम हो, पॉजिटिव स्ट्रोक्स ज़्यादा हो, उनके सेल्फ एस्टीम पे थोड़ा ज़्यादा काम करें, उनके सोशल स्किल्स ट्रेनिंग पे थोड़ा काम करें, पीयर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं. कहीं ना कहीं जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि इन बच्चों के बिहेवियर में बदलाव आता है. क्रिटिसिज्म ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार कंस्ट्रक्टिव हो. कई बार क्रिटिसिज्म हमारी ग्रोथ को, हमारे सेल्फ एस्टीम को और ख़राब करता है. एडल्ट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है. हमें बच्चों के पॉजिटिव्स को ग्रो करने की ज़रूरत है. कुछ समय पहले हमने किताब लिखी थी रेजिंग कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन. तो बच्चों को हमें कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करना है. अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव होगी, तो बहुत से ये जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स होते हैं उसमें अपने आप कमी आ जाएगी. स्कूल पॉलिसीज में हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक अफर्मेटिव अप्रोच लाएं. लाइफ स्किल्स को हम अपने एजुकेशन का इंटेग्रल हिस्सा बनाएं. अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन करें, जिसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स
सबको एजुकेट होना ज़रूरी है और उसीलिए इस तरह की चर्चाएं बहुत ज़रूरी हैं। हमारा गोल होना चाहिए कि हम हर बच्चे को एक अच्छा भविष्य दें जहां उनकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव हो। आप सुन रहे हैं अदायू लॉग्स, जहां हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।